नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो एक्चुअली क्या है, तो एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए हम लोग हेवनली बॉडीज़ को देखेंगे। हेवनली बॉडीज़ इन द सेंस जो है, हम लोग एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो काफ़ी डिस्टेंट प्लेस पर है, जैसे स्टार्स है, सन है, ऐसे हेवनली बॉडीज़ को काफ़ी क्लोज में देखने का काम करेंगे और काफ़ी साफ साफ देख पाएंगे। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है बेसिकली दो तरह का होता है ना। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो हम लोगों का दो तरह का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो जब हम लोग रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की बात करते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है और जो आईपीस लेंस है, दोनों यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं लेंस होगा, राइट। लेकिन दूसरा जो टाइप है, इसमें हम लोग कह रहे हैं ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है, इन द सेंस यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम लोग एक मिरर जो है वो इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव। एक्चुअली जो लेंस होते हैं, इसमें दो तरह का डिफेक्ट्स हम लोगों को देखने को मिलता है। एक क्रोमेटिक एबरेशन और दूसरा क्या है, स्फेरिकल एबरेशन, है ना। हम लोग बाद में देखेंगे कि स्फेरिकल एबरेशन और क्रोमेटिक एबरेशन क्या है। लेकिन इन दोनों एबरेशंस में हम लोगों को एक चीज नोटिसेबल है कि जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो काफी ब्लर्ड बनेगा, काफी भद्दा बनेगा। ये डिफेक्ट्स है एक्चुअली लेंसेस का, कि अगर एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा बड़ा अपर्चर अगर हम लोग रखेंगे तो ये दो तरह की एबरेशन जो है वह निश्चित रूप से आ जाएंगे। तो इस एबरेशन को ठीक करने के लिए जो उसका एडवांसमेंट रूप होगा, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि आप सब जानते हो जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉनकेव मिरर से मिलती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसको रिप्लेस करके यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोगों को आज देखना है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, है ना। हम लोगों को क्या देखना है, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अब रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है, इसमें हम लोग पहला केस देखने जा रहे हैं, है ना। ये जो हम लोगों का रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है, इस रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हम लोग केस वन देखेंगे। क्या देखेंगे, केस वन देखेंगे। अब यहां पर देखो, केस वन जो है वह एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, हम लोग देखेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। और जब नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करते हैं, इन द सेंस जो इमेज है वह कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप हम लोगों को यहाँ पे देखना है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप किसके लिए देखेंगे, तो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग देखेंगे। और ये जो नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, कि व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, कहने का मतलब है, इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं। हम लोग क्या देखेंगे, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप telescope when image formed at infinity, at infinity, राइट। यानी कि यहाँ पर जो केस वन है, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है और इमेज, ये दोनों इन्फिनिटी पे होंगे। क्योंकि चूंकि हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग हेवनली बॉडीज को देखेंगे, स्टार्स को देखेंगे, तो ऑलरेडी जो है वो सिचुएटेड है इन्फिनिटी पे। और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन जो है वो भी कहाँ पर हो रहा है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पर आज हम लोग निकालने जा रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर किसका, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का, व्हेन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। जब इमेज का फॉर्मेशन क्या होगा, इंफिनिटी पे बनेगा, या फिर फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग इसका क्या देखेंगे, रे डायग्राम, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रे डायग्राम अगर हम लोग यहाँ पर देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्ट, वो हम लोगों का क्या होगा, रे डायग्राम, ठीक है। तो
रे डायग्राम में जैसा आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा है, हालांकि जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप का एक केस जो है ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था काफी पहले, जब इमेज का फॉर्मेशन जो है वह लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होता था। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस। यहाँ पर क्या होगा, दो कॉन्वेक्स लेंसेस होगा, इन विच वन ऑफ देम हैविंग कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ एंड एपर्चर, जिसमें एक का जो फोकल लेंथ है वो कंपैरेटिवली जो है, ठीक है, वो क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा, और जो दूसरा होगा उसकी जो फोकल लेंथ है, जो एपर्चर है, ठीक है, वो कंपैरेटिवली छोटी होगी, उसको हम लोग आईपीस लेंस कहेंगे। तो यहां पर देखिए दो लेंसेस हो गए, एक को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरे को क्या बोलेंगे, आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के करीब होगा, हालांकि चूंकि ऑब्जेक्ट जो है काफी डिस्टेंट प्लेस पर है, ऑब्जेक्ट काफी दूर है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस लेंस, तो ये पास में होगा। आईपीस लेंस इसलिए कहेंगे क्योंकि ये आई के करीब होगा। तो सिंपल यहां पे आप देख रहे हो, इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस। यहां पे दो कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं, in which one of them having comparatively larger focal length and aperture known as objective lens because close to the object, and another having comparatively a smaller focal length and aperture known as eyepiece because it is close to the eye। अब यहां पे देखिए जो पैरेलल रेज हैं, ठीक है, ऑल पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार्स, जो डिस्टेंट स्टार से आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से जो है डिस्टेंट स्टार से आ रहे हैं, राइट। तो यहां पर चूंकि अगर आपको देखना है स्टार्स को, तो स्टार्स को देखेंगे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ऐसे देखने से तो दिखेगा नहीं ना, आपको ऐसे करना होगा, इसलिए सारे के सारे रेज जो है पैरेलल तो आएंगे बट दे नॉट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, वह रे बनाएंगे जो ऑप्टिकल सेंटर से होता हुआ आएगा। तो पहले आप इस तरह से बना लीजिए ताकि जो है आप यहां पर इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, देन आफ्टर जो है, ठीक है, ये दो पैरेलल रेज को आप फाइनली जो है यहां पर मिला देंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि अगर एक रे है ना, कहां से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, तो उस सिचुएशन में जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, तो इमेज का फॉर्मेशन जो है वो फोकस पर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं P1 Q1 दैट इज द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है वो सिचुएटेड है कहां पर, इन्फिनिटी पे। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्वियसली इमेज का फॉर्मेशन जो है वह कहां पर होगा, फोकस पर होगा। तो ये हम लोगों का जो पॉइंट है वह फोकस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। अब देखिए eyepiece lens is so adjusted so the image formed by the objective that is P1 Q1 but it is serve just like an object for eyepiece। eyepiece के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो eyepiece लेंस को इस तरह से हम लोगों को एडजस्ट करना है कि ये P1 Q1 जो है फोकस ऑफ eyepiece पर आ जाए, है ना। तो फोकस ऑफ eyepiece जो है, ठीक है, वो यहीं पर रहेगा। तो अब जो है अगर हम लोग देखें यहां पर कि ये जो रे है, ठीक है, एक जो है इस तरह से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा और दूसरा जो है वो कहां से होके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, और ये जो है इस तरह से जाएगा, इधर से जो है, ठीक है, आपको देखना है, ठीक है, ये आपका आइस हो गया, राइट। तो यहां पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा वो कहां पर होगा, इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, ये मीट एट इन्फिनिटी, मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, इन्फिनिटी पे हो रहा है। अब आप यहां पे देखो ये वाला जो एंगल है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जो इमेज का फॉर्मेशन जो है ऑब्जेक्टिव लेंस ने किया है दैट इज P1 Q1, वो कहां पर हुआ है, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर। तो यहां पर देखिए आईपीस को हम लोग इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि जो इमेज है ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन आईपीस के लिए तो ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग फोकस ऑफ आईपीस पर लेके आएंगे, ठीक है, फोकस ऑफ आईपीस पे जो है हम लोग लेके आ रहे हैं। तो अब एक रे जो है, ठीक है, इस तरह से अगर हम लोग देखें, अच्छा एक पेज और था ना,
अच्छा, एनीवेज, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये आपका Q1 है ना। अब यहाँ पे देखिए एक रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया इस तरह से, और जो दूसरा है, ठीक है, वो इस तरह से हम लोगों का कहाँ से होके जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा, ठीक है, ऐसे पैरेलली चला गया। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपका ये हो गया हम लोगों का क्या, आई। तो इमेज का फॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है, तो सिंपल देखिए ये मीट करेगा कहाँ पर, तो मीट एट इंफिनिटी, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग अल्फा मानेंगे, ये वाला हो गया हम लोग का अल्फा, और ये वाला एंगल जो है ये हम लोग का बीटा हो गया। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से लेके ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का एफ नॉट, फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस लेंस है, लेकिन ये एफ ई के भी बराबर है, राइट। तो हम लोगों का रे डायग्राम जो है कंप्लीट होता है। अब देखिए थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में हम लोग अगर लिखना चाहें, अगर ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिख सकते हो, इसको जरा ध्यान से समझिए, आपको बिल्कुल अपने लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेस, यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंसेस होते हैं, इन विच वन ऑफ देम हैविंग कंपैरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ एंड अपर्चर नोन एज ऑब्जेक्टिव लेंस बिकॉज प्लेस्ड क्लोज टू द ऑब्जेक्ट, another lens having comparatively smaller focal length and aperture known as eyepiece lens because close to the eye. All parallel rays coming from distant stars, क्योंकि यहाँ पर हम लोग heavenly bodies को देख रहे हैं, and they all are formed a real inverted and small image at focus, ठीक है। ये इमेज जो है वो कहाँ पे बनाएगा, तो फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव पे बनाएगा। अब इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे कि जो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ है ऑब्जेक्टिव के लिए, आईपीस के लिए क्या है, सर्व जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, तो द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव सर्व जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, इट इज सो एडजस्टेड so it lies at focus of eyepiece so that it forms a final, यहाँ पर भी अगर ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे होता है तो इमेज जो है वो आपका रियल और इन्वर्टेड बनेगा, कहाँ पे बनेगा, एट इन्फिनिटी पे बनेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज को नोटिस करना है कि जो भी हेवनली बॉडीज है उनका जो शेप होता है इन जनरल स्फेरिकल शेप होते हैं, तो अगर इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तब भी आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये हो गया हम लोगों का रे डायग्राम। अब ये ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं L। नाउ अब हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर निकालना है। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू क्या, बीटा बाई अल्फा। यहाँ पे बीटा बाई अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए आपको किसी भी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई कंफ्यूजन का जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि बीटा में भी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, एक ही ट्राइंगल बन रहा है, और यहाँ पर ये अल्फा में भी आपने देखा कि एक ही बन रहा है, ठीक है, तो कहीं पे कोई परेशानी होगी नहीं। अब आप समझिए मैग्नीफाइंग पावर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, तो it is defined as the ratio of angle subtended by the final image at the eye and angle subtended by the object when both are situated at infinity. That means अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इन्फिनिटी पे हैं तो उस सिचुएशन में जो मैग्नीफाइंग पावर है, मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीटा बाई अल्फा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए क्योंकि ये अल्फा और बीटा जो एंगल हैं वो काफी स्मॉल है, काफी छोटे हैं, दैट्स वाई यहाँ पर बीटा जो है वो नियरली इक्वल टू 10 बीटा होगा, और जो अल्फा है वो नियरली इक्वल टू 10 अल्फा होगा। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 10 बीटा की वैल्यू अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे देखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम लोग लेते हैं फ्रॉम राइट एंगल
ट्राइंगल। कौन सा है? P1 Q1। यहाँ पे देखिए, इसको आप C1 लिख दीजिए, इसको C2, ऑप्टिकल सेंटर्स, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का P1 Q1 C2। यहाँ से अगर टेन बीटा की वैल्यू निकाली जाए तो टेन बीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? P1 Q1 डिवाइडेड बाय C2 Q1 हो जाएगा। एंड इसी तरह से फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है? P1 Q1 C1। तो यहाँ पे देखिए P1 Q1 C1, यहाँ से हम लोग आसानी से टेन अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो P1 Q1 डिवाइडेड बाय C1 Q1 हो जाएगा, C1 Q1। नाउ अब इन दोनों का वैल्यू जो है, अगर हम लोग इक्वेशन 2 जो है इसमें अगर हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, तो हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स, देखिए इक्वेशन 2 जो है क्या होने जा रहा है? तो m इज इक्वल टू टेन बीटा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे P1 Q1 बट्टा C2 Q1। अब चूंकि डिवाइड फॉर्म में है तो C1 Q1 ऊपर चला जाएगा और P1 Q1 नीचे आएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 Q1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा हम लोगों का P1 Q1। अब ये दोनों जो है हम लोगों का कैंसल आउट हो जा रहा है, P1 Q1 को हम लोग क्या किए? कैंसल कर दिए। अब जो है यहां पर मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू हम लोगों का क्या है? C1 Q1 डिवाइडेड बाय C2 Q1। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3। अब हम लोग यूजिंग सिंबल्स विद साइन कन्वेंशंस, हम लोग सिंबल यूज करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ। तो यहां पर देखिए m इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? C1 Q1 है, ठीक है। यहां से देखिए C1 Q1, ये हम लोगों का क्या है? F0 है। अगर इमेज डिस्टेंस V0 भी अगर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो वो भी पॉजिटिव है, और अगर आपका जो फोकल लेंथ है वहां पर, ठीक है, तो ऑब्वियसली हम लोग उसको लेंगे। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का F0 जो कि पॉजिटिव में होगा। C2 Q1 है, यहाँ पे देखिए C2 Q1 जो है ये हम लोगों का क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। तो रे जो है ऐसे आ रहा है, आपको मेजरमेंट तो हमेशा यहां से करना है, और यहां से अगर इधर मेजर करेंगे इंसिडेंट रे के अपोजिट तो ऑब्वियसली उसको नेगेटिव लिया जाता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहां पर हम लोग माइनस UE लिखेंगे। तो ये मैग्नीफाइंग पावर हो गया किसका? तो सिंपल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट इंफिनिटी। अब एक चीज यहां पर ध्यान देना है कि ये जो हम लोगों का है ना UE है और FE, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो बराबर है, दैट्स वाई हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर कि m इज इक्वल टू F0 बाई, है ना, UE किसके बराबर है? FE के बराबर। तो इसको हम लोग यहाँ पर FE लिख देंगे, ये नेगेटिव साइन को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हो गया माइनस F0 बाई FE, राइट। ये हो गया मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस F0 बाई FE। इसका मतलब क्या है कि जितना बड़ा ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा, मैग्नीफाइंग पावर जो है उतना ही ज्यादा होगा। आईपीस जितना छोटा होगा, मैग्नीफाइंग पावर उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन एक लिमिटेशन है, क्योंकि एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा बड़ा अगर आप फोकल लेंथ रखते हो तो वहां पर मैंने पहले ही कहा था कि दो तरह के एबरेशंस होंगे, क्रोमेटिक और स्फेरिकल एबरेशन। इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है एक हम लोग वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए m इज इक्वल टू माइनस F0 बाई FE हो गया। अब कभी कभी जो है एक सवाल आता है, यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है और आईपीस लेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना है? L है। तो L की वैल्यू जो है अगर आपको निकालनी है तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? तो F0 प्लस FE, राइट। तो L इज इक्वल टू जो है एक इक्वेशन F0 प्लस FE है। तो समटाइम्स जो है फोकल लेंथ दोनों का दिया हुआ है, बोलेगा कि दोनों के बीच का, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो सिंपल आप ऐड कर दीजिएगा ना, तो L का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर इसमें से तीन में से एक मिसिंग रहेगा, या फिर इन दोनों को मिला के जो है आपको क्वेश्चन जो है एराइज कर सकता है। तो सिंपल ये तीनों फार्मूला जो है आपको मेमोराइज होना चाहिए अगर न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और डायग्राम की समझ जो है आपको बहुत जरूरी है। तो आपको याद रखना है कि मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू F0 बाई माइनस UE। लेकिन कभी कभी जो है UE है ना का वैल्यू ना देके डायरेक्ट FE दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे? F इज इक्वल टू माइनस F0 बाई FE।
तो अब सवाल है कि आप कहोगे कि नहीं फोकल लेंथ जो पॉजिटिव होता है भाई कॉन्वेक्स लेंस का, आपने यहाँ पे नेगेटिव कैसे ले लिया? तो एक्चुअल में ये नेगेटिव साइन किस लिए आया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वजह से है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आईपीस जो है चूंकि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के बराबर है, इसलिए यूई जो है, ये जो यूई है उसको रिप्लेस किया है हमने किससे? एफ ई से, राइट? तो m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एफ नॉट बाई एफ ई और l इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नॉट प्लस एफ ई। तो दैट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप व्हेन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट इंफिनिटी। अगर हम लोग प्रीवियस में जाएं तो आपने देखा, ठीक है, हमने एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से शुरू किया था, दो तरह के होते हैं, है ना। देन आफ्टर जो है हमने बताया कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप देखने जा रहे हैं। पहला केस है नॉर्मल एडजस्टमेंट का, जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो दोनों कहां पे बन रहा है? इंफिनिटी पे बन रहा है। देन आफ्टर रे डायग्राम, और फिर हम लोगों को फाइनली एल इज इक्वल टू एफ नॉट प्लस एफ ई तक पहुंचना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।